हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के इस चैनल पर। तो आज क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, अम्ल, क्षारक एवं लवण, तो उसको हम कंप्लीट करते हैं। जो बचे हुए टॉपिक है इस वीडियो में करते हैं और चैप्टर को क्या करते हैं, कंप्लीट। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण का, जिस उसी प्रक्रिया को हमने क्या बोला था, क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं विरंजक चूर्ण से। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो विरंजक चूर्ण है इसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2। तो आज का टॉपिक जो है वो है विरंजक चूर्ण। और विरंजक चूर्ण को याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2। क्या होता है इसका सूत्र? CaOCl2। CaOCl2 ये इसका सूत्र होता है। और इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सामान्य सूत्र क्या हुआ? CaOCl2। CaOCl2। और रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। इसके जो विरंजक चूर्ण है, इसके निर्माण में या इसके उत्पादन में हम क्लोरीन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? क्लोरीन का उपयोग करते हैं विरंजक चूर्ण के निर्माण में। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है कि इसके उत्पादन में या इसके निर्माण में, इसके उत्पादन के लिए, उत्पादन या आप निर्माण भी बोल सकते हो, उत्पादन के लिए क्लोरीन का उपयोग करते हैं। क्लोरीन का उपयोग करते हैं। तो इसके निर्माण के लिए हम क्या करते हैं? क्लोरीन का, या क्लोरीन गैस लिख लीजिए, क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। क्लोरीन गैस लिख लीजिए, क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। अब देखो इसका जो निर्माण है वो कैसे होता है। हमारा जो शुष्क भुजा हुआ चूना क्या होता है? शुष्क भुजे हुए चूने की अभिक्रिया जब किससे करवाई जाती है? क्लोरीन गैस से करवाई जाती है, तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, शुष्क भुजा हुआ चूना। और शुष्क भुजे हुए चूने का भी सूत्र क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस। ये पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, बिना भुजा हुआ चूना। तो हमारा जो शुष्क भुजा हुआ चूना है, जब उसकी क्रिया किससे करवा देंगे? क्लोरीन से करवा देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा। तो पेपर में ये पूछा भी जाता है कि इसका निर्माण देखो, तो इसका निर्माण जो है वो कैसे होता है कि जो शुष्क भुजा हुआ चूना है, शुष्क भुजे हुए या भुजा हुआ चूने पर, शुष्क भुजे हुए चूने पर, यानी कि कौन? CaOH का होल ट्वाइस। कौन है ये? CaOH का होल ट्वाइस चूने पर क्लोरीन की क्रिया से, क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है या विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। आपको याद रखना है कि शुष्क भुजे हुए जो चूना है उसकी क्रिया किससे करवा देनी है? क्लोरीन से करवा देनी है, क्लोरीन से। तो जैसे ही कराओगे तो हमारा विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि देखिए कि ये क्या दे रखा है आपके पास, CaOH का होल ट्वाइस।
और इसकी अभिक्रिया किससे करवा देंगे हम? क्लोरीन से। ये क्या है? शुष्क भुजा हुआ चूना, इसकी अभिक्रिया करवा देंगे क्लोरीन से। तो क्लोरीन से करवाएंगे इसकी अभिक्रिया तो हमें क्या प्राप्त होगा? शुष्क भुजा हुआ चूना, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से करवा रहे हैं तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा, CaOCl2 प्राप्त होगा। ये प्राप्त होगा और साथ में क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त होगा, H2O। तो ये अभिक्रिया किसकी है? आपके विरंजक चूर्ण के निर्माण की अभिक्रिया। सिंपल सी है, शुष्क भुजा हुआ चूना। देखो यहाँ पर ये क्या है? शुष्क भुजा हुआ चूना, इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? क्लोरीन से। जैसे इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से करवाएंगे तो ये हमें प्राप्त होगा, ये क्या होता है? विरंजक चूर्ण। ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गया? विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। और साथ में क्या प्राप्त हुआ? जल प्राप्त हो गया। अब इसके उपयोग देखते हैं कि विरंजक चूर्ण के जो उपयोग होते हैं वो कहाँ होते हैं। तो विरंजक चूर्ण के उपयोग में तो जो सबसे पहला उपयोग होता है आपके जो वस्त्र उद्योग होता है, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लीलन के विरंजन के लिए, सूत्री एवं यानी कि पहला उपयोग इसके क्या होता है? आपके वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन। देखो ये सूती और लिनन दोनों ही क्या है? आपके वस्त्र के ही क्वालिटी है लिनन के विरंजन के लिए, विरंजन के लिए। यानी कि किसमें होता है? वस्त्र उद्योग में होता है, विरंजन के लिए। ये दोनों ही क्या है? आपके सूती और लिनन के विरंजन के लिए। तो पहला उपयोग क्या हो गया? वस्त्र उद्योग में। दूसरा उपयोग जो है वो कहाँ होगा? कागज की फैक्ट्री में, आपके लकड़ी मज्जा के रूप में। कागज की, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के रूप में, लकड़ी के मज्जा। मज्जा मतलब एक तरीके से उसको गोल गेंद की तरह उसको बना दिया जाता है। फिर उसमें से उसका जो लकड़ी का जो कलर होता है वो थोड़ा-सा पीला या है ना, जैसा कलर सा होता है उसको दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लकड़ी के मज्जा। फिर इसका जो तीसरा होता है लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। उपयोग आपको याद रखना है कि एक तो होता है कागज उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, लॉन्ड्री उद्योग में। यानी कि लॉन्ड्री में जो साफ कपड़े होते हैं उसके विरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मानो कलर वलर लग गया तो उसको दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और एक उपयोग होता है आपके कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में। यानी कि उपचायक के रूप में मतलब ऑक्सीजन जोड़ने का काम करता है। एक तरीके से ऑक्सीजन उपचाय के रूप में मतलब ऑक्सीजन जोड़ने के लिए भी ये काम आता है। फिर इसका जो एक उपयोग है मेन इम्पोर्टेंट कि जो पीने वाला पानी होता है, पीने वाले पानी में से जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो क्या होगा इसका कि पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, पीने वाले जल से जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए, जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इस पे डायरेक्ट पूछा जाता है पेपर में कि पीने वाले जल से जीवाणु को मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मुक्त करने के लिए आपके इसका उपयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण का।
तो ये इसके उपयोग है, आप याद रखना पेपर में पूछा भी जाता है कि विरंजक चूर्ण के कोई दो उपयोग लिखिए। और जो सबसे स्टार है वो आपका ये वाला, इस पे डायरेक्ट प्रश्न आता है कि ये वाला, कि पीने वाला जो जल है, ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि आपके घरों में वगैरह आता है, तो उसमें से जो जीवाणु है, उन जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपके विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले याद रखना इसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2 कैसे बनता है? आपका जो शुष्क बुझा हुआ चूना है उसकी क्रिया किससे करवा दो? क्लोरीन गैस से करवा दो। जैसे ही करवाओगे तो आपको विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा। इस निर्माण में सिंपल सा ही है। फिर इसके उपयोग है वस्त्र उद्योग में, फैक्ट्री उद्योग में, लॉन्ड्री में, और आपके पीने वाले पानी से जीवाणु को मुक्त करने के लिए, और रासायनिक उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ हमारा ये विरंजक चूर्ण का टॉपिक क्या होता है कंप्लीट। जो अगला है वो है बेकिंग सोडा। तो देखते हैं सबसे पहले बेकिंग सोडा। अगला कौन सा है? बेकिंग सोडा। अगला हमारा टॉपिक है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। तो जो बेकिंग सोडा होता है उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? NaHCO3। बेकिंग सोडे का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 ये होता है बेकिंग सोडे का सूत्र। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहां लिखा हो देखो, क्या होगा? सोडियम, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये इसका रासायनिक नाम है बेकिंग सोडे का। बेकिंग सोडे का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 याद रखना, सूत्र वाले भी सीधे आते हैं। और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो इसका निर्माण क्या होता है कि इसके निर्माण में जो मुख्य पदार्थ होता है वो होता है NaCl। इसका निर्माण देखते हैं। इसके निर्माण में जो मुख्य पदार्थ होता है वो होता है साधारण नमक। बेकिंग सोडे के निर्माण में जो सबसे मुख्य पदार्थ है वो क्या है? NaCl। और इस NaCl की जो अभिक्रिया है वो करवाई जाती है आपके, जैसे जल है, CO2 है, और NH3 बेकिंग सोडे में। अब ये जो NaCl है, सबसे पहले आपको याद रखना है इसके निर्माण में जो सबसे मुख्य पदार्थ है वो कौन है? NaCl। उस NaCl की अभिक्रिया होती है जल से, CO2 से, और इन सब की अभिक्रिया करवा देते हैं अमोनिया से, NH3 से। जब इन सब की अभिक्रिया कराओगे कौन से? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, तो इन जब सब की अभिक्रिया होगी तो हमारे पास जो उत्पाद प्राप्त होगा वो होगा NaHCO3, और एक उत्पाद प्राप्त होगा NaH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। NaH4Cl प्राप्त होगा। तो याद रखना इसके निर्माण में जो मुख्य पदार्थ होगा वो तो होगा NaCl। उस NaCl की क्रिया किससे हो रही है? H2O, CO2 और NH3। इन चारों की जब अभिक्रियाएं होगी तो हमारे पास जो उत्पाद बन के आएगा वो क्या होगा? आपका NaHCO3 और साथ में होगा NaH4Cl। तो यहाँ पर इसको लिखते हैं कि इसके निर्माण में देखो कि इसके निर्माण में सोडियम क्लोराइड, इसके निर्माण में सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, जिसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड है ना, साधारण नमक, जो है क्या है? मूल पदार्थ के रूप में
क्या होता है, मूल पदार्थ के रूप में, मूल पदार्थ के रूप में, कोमा जल व CO2 की अभिक्रिया अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है, अमोनिया से कराई जाती है, तो बेकिंग सोडे का निर्माण होता है या बेकिंग सोडा उत्पन्न होता है, बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। तो देखो मुख्य जो पदार्थ है वो क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर मुख्य पदार्थ के रूप में एक तो क्या होता है, NaCl, NaCl यानी कि ये हो गया NaCl, इसकी रासायनिक समीकरण देखते कि अब ये है मुख्य पदार्थ, इसकी अभिक्रिया किससे करवाई जाती है, एक तो जल CO2 और आपके अमोनिया। जब NaCl जल CO2 अमोनिया, तो रटना नहीं है, आप मुख्य पदार्थ याद रखिए कौन है, सोडियम क्लोराइड। अब इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है, H2O से, साथ में कौन है, CO2, साथ में क्या है, NH3, ये चार आपके पास है अमोनिया। अब जब इन सब की अभिक्रिया होगी तो इनके अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप आपके पास एक तो बनेगा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो हमें चाहिए था, लेकिन इसके साथ में एक उत्पाद और बनेगा NaH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। तो ये तो क्या प्राप्त हो गए हमारे पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। एक तो ये प्राप्त हो गया जो हमें चाहिए था, साथ में इसके क्या प्राप्त होगा, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। सिंपल सा देखो, इसको रटने की जरूरत नहीं है। हमारे पास क्या, देखो पहले सामान्य सूत्र क्या, तो NaHCO3, सामान्य नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, निर्माण कैसे होगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। इन सब की जब अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया होने के परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलेगा, एक तो NaHCO3 और एक मिलेगा NaH4Cl प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर जब इसको मान लेते हैं, हमारे पास जो ये NaHCO3 है, इसको जब गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर जो हमारे पास प्राप्त हुआ है NaHCO3, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हम इसको गर्म करते हैं, इस चीज को, इसको गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, देखते हैं। जब आप इसको गर्म करोगे NaHCO3, तो देखो यहाँ पर लिखते हैं कि NaHCO3 को गर्म करने पर, गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया प्राप्त होती है, निम्न अभिक्रिया प्राप्त होती है। आप जैसे ही NaHCO3 को, NaHCO3 को गर्म करोगे तो क्या होगा, गर्म करने पर यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जैसे ही गर्म करोगे तो हमारे पास एक मिलेगा Na2CO3, क्या मिलेगा, Na2CO3, Na2CO3, साथ में क्या मिलेगा, H2O, और साथ में क्या मिलेगी, CO2। तो इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अब देखो ये जो सोडियम कार्बोनेट है, इसी का उपयोग हम आगे यूज करेंगे धोने के सोडे में बनाने में। कैसे, वो आगे देखेंगे। ये जो यहाँ प्राप्त हुआ है Na2CO3, इसी का उपयोग करके हम क्या बनाएंगे, धोने का सोडा बनाएंगे। जैसे ही देखो आपने NaHCO3 यानी कि हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जैसे ही गर्म करोगे तो हमें मिल रहा है सोडियम कार्बोनेट, साथ में मिल रहा है जल, और साथ में मिल रहा है CO2।
तो पेपर में पूछा भी जाता है कि जब बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है या NaH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट। याद रखना कि बेकिंग NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडे को गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा? आपके सोडियम कार्बोनेट। और साथ में क्या बनेगा? H2O और CO2। अब इसी Na2CO3 का उपयोग करके हम धोने का सोडा बनाएंगे। अब देखो जो बेकिंग सोडा है इसके उपयोग देखते हैं कि इसके उपयोग कहाँ-कहाँ होते हैं। तो इसका जो पहला उपयोग होता है वो होता है आपके बेकिंग पाउडर बनाने में। क्या बनाने में? बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है। पहला उपयोग होता है आपके इसका बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है। पहला उपयोग होता है बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है कि बेकिंग पाउडर किससे मिलकर बना होता है? जो बेकिंग पाउडर है उसमें बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडे में क्या मिला दिया जाता है? एक आपका टार्टरिक अम्ल मिला दिया जाता है तो क्या बनेगा? बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर के मुख्य दो घटक आपसे पूछे भी जाते हैं पेपर में कि बेकिंग पाउडर के मुख्य दो घटक लिखिए। देखो ये जो बेकिंग पाउडर है यहाँ पर ये किससे मिलके बनेगा? एक तो बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल को मिलाकर, टार्टरिक अम्ल। तो ये बेकिंग आपका पाउडर इस प्रकार से बनता है। एक तो बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल, इनको जब मिलाया जाता है तो आपका क्या बनेगा? बेकिंग पाउडर। और पेपर में बहुत बार ये पूछा जाता है कि बेकिंग पाउडर के घटक लिखिए। तो क्या है? एक तो बेकिंग सोडा और एक क्या है? टार्टरिक अम्ल। जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो क्या बनेगा? बेकिंग पाउडर। यानी कि जो बेकिंग सोडा है इसका पहला उपयोग होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। और बेकिंग पाउडर में क्या-क्या होता है? एक तो बेकिंग सोडा हो गया और एक टार्टरिक अम्ल हो गया। ये देखो एक टार्टरिक अम्ल है ना, जो आपका अम्ल जो है वो क्या है? एक ऐसे समझिए मंद खाद्य अम्ल है ना? एकदम हल्का-सा। अब यहाँ पर ये जो बेकिंग पाउडर है इसको जब हम गरम करते हैं या इसको जल में मिलाते हैं तो एक अभिक्रिया प्राप्त होती है। बेकिंग पाउडर को गरम किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो हमें एक अभिक्रिया प्राप्त होती है। तो वो देखते हैं उस अभिक्रिया का भी उपयोग होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब आपकी बेकिंग पाउडर को बेकिंग पाउडर को गरम किया जाता है या जल में मिलाया जाता है, जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया प्राप्त होती है। तो निम्न क्रिया प्राप्त होती है। यहाँ पर देखो जब हमने NaCO3 को गर्म किया तो हमारे पास क्या बना? Na2CO3। यानी कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया तो हमारे पास Na2CO3 बना। इसी का उपयोग करके हमने समझा कि इसका उपयोग करके हम धोने का सोडा। अब हम जब बेकिंग पाउडर को गर्म कर रहे हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? मान लो NaHCO NaHCO3 प्लस H प्लस। H प्लस का मतलब यहाँ पर कोई भी अम्ल है, ठीक है ना? उससे ये अभिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या बना है? एक तो CO2 बनेगी, साथ में H2O बनेगा और साथ में आपके कोई भी जो सोडियम है, उस सोडियम का अ, अम्ल का सोडियम लवण बन जाएगा। अम्ल का सोडियम लवण, अम्ल का सोडियम लवण ये प्राप्त होगा। अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होगा। देखो जब हम इसको गर्म करते हैं हमारे पास में ये NaCO3 तो आपको एक CO2 मिलेगी, साथ में क्या मिलेगा? H2O मिलेगा साथ में। अब यहाँ पर ये जो CO2 बनी है इस CO2 का उपयोग करते हैं
कोई भी आपके देखो जैसे पाव रोटी होती है, केक वगैरह होता है, उसमें ख़मीर उठाने के लिए इस क्या उठाने ख़मीर का मतलब एक आपका फूला हुआ या उठा देखते हो ना जो पाव रोटी वगैरह या केक वो फूले हुए उससे होते हैं। तो किसका उपयोग किया जाता है? इस CO2 का उपयोग किया जाता है। इस CO2 का उपयोग करके उन पाव रोटी या केक में ख़मीर उठाया जाता है। ख़मीर का मतलब होता है एक तरीके से फूलना या उठाना, है ना? उठाव। है ना? आपने देखा होगा ना जो ब्रेड या पाव रोटी वो फूली हुई सी होती है, केक होते हैं वो फूले हुए से होता है। किसका उपयोग किया जाता है? इस CO2 का उपयोग किया जाता है यहाँ पर। तो पहले यहाँ तक आप इसका 1 मिनट स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हमें यहाँ जगह चाहिए होगी। तो यहाँ पर देखो हम लिख कि जो इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुई है, इस अभिक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुई है, इसका उपयोग हम किसमें करते हैं? आपके पाव रोटी या केक वगैरह या पेस्ट्री वगैरह उसमें ख़मीर उठाने के लिए। ख़मीर का मतलब होता है फूला हुआ सा या उठाना उसको। तो किसका? इस CO2 का। तो यहाँ पर देखो इस अभिक्रिया में उत्पन्न CO2 का उपयोग हम किसमें करेंगे? पाव रोटी या केक में ख़मीर उठाया जा सकता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का उपयोग किसमें करते हैं आपके पाव रोटी या केक में ख़मीर ख़मीर का मतलब है फूला या उठाव, फूला हुआ या उठाव, है ना? ख़मीर या फूला ख़मीर का मतलब होता है कि फूला हुआ या उठाव या ख़मीर उठाया जा सकता है, ख़मीर उठाया जा सकता है या जा सकता है। जिससे केक क्या हो गए आपके स्पंजी हो जाएँगे, ये मुलायम से हो जाएँगे, जिससे ये मुलायम या स्पंजी हो जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें याद रखना है यहाँ पर जो CO2 बना इसकी बात कर रहे हैं हम। इस CO2 का जो उपयोग है ना हम पाव रोटी या केक है उसमें ख़मीर मतलब फूले हुए से या फुलाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर इसका देखो जो अगला उपयोग है सेकंड एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? एंटासिड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है जो कि क्या होता है पेट के अंदर उदर के अंदर जो अम्ल की मात्रा अधिक होती है उसको उदासीन कर देता है। एंटासिड के रूप में भी इसी का उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडे का। तो इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी तो इसका जो सेकंड है वो क्या है कि हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? एक एंटासिड का संघटक है कार्बोनेट एंटासिड का संघटक है। क्या एंटासिड का क्या एक संघटक है और क्या होते हैं ये? संघटक है और क्षारकीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारकीय होते हैं। क्षारकीय होते हैं। फिर क्या करते हैं? इस कारण पेट में क्या करता है ये पेट के अंदर जो अम्ल है, उस अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देता है। अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देता है। को उदासीन कर देता है। यानी कि इसका उपयोग किसमें कर सकते हैं हम? एंटासिड के रूप में भी कर सकते हैं। एक हमने पढ़ा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो भी एंटासिड के रूप में करते थे। क्यों? पेट में मान लो अपच की स्थिति में आपके एसिड बढ़ गया, तो हम इसका उपयोग करते हैं क्षार के रूप में। तो यहाँ पर इसका उपयोग एक इसमें होता है।
एक इसका उपयोग होता है आपके सभी को पता है किचन के अंदर यानी कि रसोई घर में रसोई घर में क्या बनाने? आपके स्वादिष्ट और खस्ता पकोड़े बनाने में। रसोई घर में स्वादिष्ट और खस्ता पकोड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है पकोड़े बनाने में। एक होता है आपका जो लास्ट इसका जो उपयोग होता है, वो होता है देखो अग्निशामक में होता है। किसमें होता है? सोडा अम्ल जो होता है, वो अग्निशामक में भी किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। अग्निशामक में किया जाता है। अग्निशामक में किया जाता है। तो यहाँ पर देखो ये सब इसके क्या है? उपयोग है आपके किसके? बेकिंग सोडे के। तो सबसे इम्पोर्टेंट देखो एक ये याद रखना कि बेकिंग पाउडर वाला और इसमें जो CO2 होती है उसका उपयोग किसमें किया जाता है? आपके पाव रोटी है या केक है उसमें खमीर उठाने के लिए किया जाता है। अब देखो जो अगला टॉपिक है हमारा वो क्या है? धोने का सोडा। अगला जो टॉपिक है वो है धोने का सोडा। धोने का सोडा। तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? Na2CO3.10H2O। इसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2। तो इसका सूत्र क्या होगा? Na2CO3.10H2। तो देखो ये बनता कैसे है कि इसका जो निर्माण है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ इसीलिए इसको नहीं हटाया। देखो यहाँ बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं। बेकिंग सोडे को जैसे ही गर्म करेंगे तो हमें मिलेगा Na2CO3। अभी तक हमारे पास धोने का सोडा प्राप्त नहीं हुआ। अभी सिर्फ आपको क्या मिला है? Na2CO3 मिला है। लेकिन हमें चाहिए देखो यहाँ पर क्या है? 10H2O भी। तो जब जैसे ही बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट का हम क्या करेंगे? पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं। क्रिस्टलीकरण मतलब एक तरीके से पुनः जल से या जल के अणुओं से क्या करवाते हैं? इसकी अभिक्रिया करते हैं, तब जाकर हमें क्या मिलता है? धोने का सोडा। क्योंकि देखो धोने के सोडे में ये टॉन आपके देखो 10H2O दे रखे हैं। अब ये 10H2O कैसे होंगे? जब हम इसका क्या करेंगे? क्रिस्टलीकरण। तो यानी कि सबसे पहले बेकिंग सोडे को क्या किया? गरम। बेकिंग सोडे को जैसे ही गरम करोगे तो आपको मिलेगा Na2CO3। अभी सिर्फ क्या मिला है? Na2CO3 मिला है। अभी आपको धोने का सोडा नहीं मिला है। धोने के सोडे को प्राप्त करने के लिए हम इसका पुनः इस किसका Na2CO3 का क्या कर देंगे? क्रिस्टलीकरण कर देंगे। जैसे ही इसका क्रिस्टलीकरण करोगे तो आपके पास क्या बन के आ जाएगा? धोने का सोडा प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? यहाँ देखो बेकिंग सोडा इसको गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। और जब इस सोडियम कार्बोनेट का हम पुनः क्या कर देते हैं? क्रिस्टलीकरण।
अभी सिर्फ क्या प्राप्त हुआ है, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन जैसे ही सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, धोने का सोडा। तो प्राप्त होता है। और सोडियम कार्बोनेट के वापस क्या लिखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। धोने के सोडे का निर्माण होता है। सोडा धोने के सोडा का निर्माण होता है। देखो सबसे पहले बेकिंग सोडे को गर्म करेंगे। बेकिंग सोडे को जैसे ही गर्म किया, सोडियम कार्बोनेट मिला। सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा, धोने का सोडा प्राप्त होगा। जैसे कि हमारे पास समीकरण दे रखी है, हमारे पास क्या है, Na2CO3। ये कब हुआ, जब बेकिंग सोडे को गर्म किया। अब जब इसका पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे, जल से वापस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो Na2CO3 डॉट 10H2O प्राप्त हो जाएगा। ये प्राप्त हो जाएगा। ये जो मिलके है, ये क्या है हमारे पास, धोने का सोडा प्राप्त हो जाएगा। अब इसके उपयोग देखते हैं। तो जो इसका उपयोग है, कांच में, साबुन में, इन उद्योगों में इसके उपयोग आते हैं। तो जल्दी से इसके उपयोग पढ़ लेते हैं हम। उपयोग, तो सबसे पहले देखो इसका जो उपयोग है वो किस में होता है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग कांच, साबुन, न कांच, साबुन और आपके कागज उद्योग में होता है, एवं कागज उद्योग में होता है। कागज उद्योग में होता है। तो इसका पहला उपयोग देखो किसमें हुआ, कांच में, साबुन में और कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है। दूसरा क्या है कि इसका उपयोग बोरेक्स जैसे, दूसरा है इसका उपयोग बोरेक्स जैसे, बोरेक्स जैसे, ये बोरेक्स जो है वो क्या है, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के, बोरेक्स जैसे ही क्या होता है, एक सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। यौगिक के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। फिर इसका जो अगला उपयोग है वो हमारे पास क्या होता है, घरों की साफ सफाई में। इसका उपयोग कहाँ होता है, घरों की साफ सफाई में इसका उपयोग किया जाता है। एक तो हो गया कागज में, कांच में, साबुन में, बोरेक्स में, और तीसरा उपयोग क्या होगा, घरों की साफ सफाई में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग घरों की साफ सफाई में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई में, साफ सफाई, घरों में साफ सफाई के लिए। फिर जो चौथा है इसका उपयोग, चौथा देखो जो होता है वो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है। चौथा क्या होता है, जल की जो स्थायी कठोरता है उसको हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो सिंपल से देखो, स्थायी कठोरता मतलब मृदु, आपके कठोर जल को मृदु बनाने के लिए, एक तरीके से बोलते, कठोर जल होता है उसको मृदु बनाने के लिए। तो ये जो चौथा वाला पॉइंट एकदम लास्ट, ये
ये इंपॉर्टेंट है कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम धोने के सोडे का उपयोग करते हैं। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? धोने के सोडे का। अब यहाँ पर आता है इसमें देखो अगला जो है क्रिस्टलन का जल। क्या होता है? क्रिस्टलन का जल। तो पहले एक उदाहरण से समझते हैं क्रिस्टलन का जल। तो देखो क्रिस्टलन का जल क्या होता है? कोई भी लवण है, इकाई सूत्र का लवण है। क्या है आपके पास? लवण के इकाई सूत्र में जल के जो निश्चित अणुओं की संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन का जल। जैसे मान लो एक उदाहरण देखते हैं CuSO4 डॉट 5H2O। देखो क्रिस्टलन का जल क्या होता है? कोई भी लवण का इकाई सूत्र है, उसमें जो जल के निश्चित अणु हैं, उन निश्चित अणुओं की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन का जल। जैसे ये लवण है CuSO4, ये क्या है? देखो इकाई सूत्र है और इसमें जो ये 5 दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? आपके जल के फिक्स अणु ही तो है 5। तो हम इसी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन का जल। कि कोई भी लवण के इकाई सूत्र, जैसे ये लवण है, इसके इकाई सूत्र में, ये इसका सूत्र है, इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या। तो देखो यहाँ पर 5 दिखाई दे रहे हैं, निश्चित है। अगर 6 लिखता तो वो भी निश्चित है। तो जल के जो निश्चित अणुओं की संख्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन का जल बोलते हैं। क्या तो इसकी डेफिनेशन लिख ले कि लवण के इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, क्रिस्टलन का जल कहलाता है। का जल कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमने उदाहरण से समझा, जैसे हमारे पास दे रखा था कॉपर सल्फेट। क्या था? कॉपर सल्फेट। उदाहरण देखते हैं इसमें। तो पहला देखो कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4.5H2O। CuSO4.5H2O, ये क्या है? कॉपर सल्फेट। तो आप देखो यहाँ पर इसमें ये इकाई सूत्र है और यहाँ पर जल के निश्चित अणु है कितने? 5 अणु। कितने हैं? 5 अणु। निश्चित है या नहीं है? तो हम इसी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन का जल बोलते हैं। फिर अगला एक उदाहरण से और समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास सेकंड उदाहरण दे रखा है Na2CO3.10H2O। ये धोने का सोडा भी देखा था हमने। तो आप खुद बताओ इसमें क्रिस्टलन के जल के कितने अणु हैं? 10। कितने हैं? 10। 10 अणु है। पेपर में बहुत बार पूछा भी जाता है कि धोने के सोडे में क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं? तो 10। कॉपर सल्फेट या नीलत होता है, इसमें भी कितने होते हैं? 5। अगर आपसे पूछ ले जिप्सम, तो देखो यहाँ पर तीसरा जिप्सम, अभी पढ़ेंगे इसको भी। जिप्सम है आपके पास CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O। तो यहाँ पर आप देखो कि जो जिप्सम है उसमें क्रिस्टलन जल के कितने अणु हैं? आपको कितने दिखाई? 2। तो इसका क्या हो? 2 अणु है। तो यानी कि जल के जो निश्चित अणुओं की संख्या होती है, कोई भी लवण का इकाई सूत्र में अगर जल के जो निश्चित अणुओं की संख्या, उसे ही हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन का जल। अब यहाँ पर जो अ, अगला है हमारा, क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पीओपी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वैसे देखो ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस चैप्टर का भी। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका जो सूत्र होता है वो देखते हैं पहले, और इसको बनाते कैसे हैं ये भी देखेंगे। तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। CaSO4 डॉट हाफ H2O।
अब देखो यहाँ पर लिख सकते हो, आपसे पूछे प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टलन जल के कितने अणु हैं? आप यहाँ अगर उदाहरण में लिख चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि जो आपके पीओपी है, पीओपी में यानी कि CaSO4 डॉट हाफ H2O, तो इसमें कितने आपके 1/2 अणु। अब यहाँ पर इसका जो निर्माण होता है, इसके निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का। जिप्सम को क्या किया जाता है? 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है। कितने? जिप्सम का प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण के लिए जिप्सम को गर्म किया जाता है 373 केल्विन पर। जैसे ही जिप्सम को गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट प्राप्त होता है। तो निर्माण देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे होगा। कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर, जिप्सम को कहाँ गर्म करेंगे? 373 केल्विन पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? यह जल के अणुओं का त्याग कर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर क्या बना लेता है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। क्या बना? देखो, जिप्सम को जैसे ही गर्म करेंगे 373 केल्विन पर, तो ये क्या करेगा? जल के अणुओं का त्याग कर देगा और जल के अणुओं का त्याग करके क्या बना लेगा? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। तो त्याग कर यह कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट का क्या करता है? हेमी हाइड्रेट का निर्माण करता है। हेमी हाइड्रेट यानी कि देखो, यही है कैल्शियम, ये क्या है? सल्फेट, और 1/2 है तो क्या बोलेंगे? अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट। तो इसका निर्माण कर लेता है, ये हेमी हाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। देखो, सबसे पहले जिप्सम को गर्म करेंगे। जिप्सम क्या करेगा? अपने अणुओं को त्याग देगा। अणुओं को त्याग करके क्या बनाएगा? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। क्या बना लेगा? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। और इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो, ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट और अर्ध हाइड्रेट, इसका निर्माण कर लेता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इसकी समीकरण देख लेते हैं हम। तो देखो, इसकी समीकरण क्या है? हमारे पास क्या है? जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2। ये कौन है? जिप्सम। अब जिप्सम को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। कहाँ पर? 373 केल्विन पर गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करोगे जिप्सम को तो आपके पास क्या बनेगा? देखो, CaSO4 डॉट हाफ H2O ये प्राप्त हुआ। देखो, दो में से हाफ अलग हो गया तो पीछे कितना बचेगा? एक तरीके से डेड H2O बचेगा। ये दो में से आधा इसके हो गया तो पीछे इतना ही तो बचेगा। तो ये क्या होता है? आपका जिप्सम प्राप्त हो गया। अब आगे क्या होता है? जब हम इसमें इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये क्या होता है? सफेद रंग का चूर्ण होता है। जब हम इसमें जल मिलाते हैं तो यह वापिस क्या बना देगा? ये बना देता है। तो हम इसको आगे यहाँ लिख सकते हैं कि आप अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें जल मिलाते हैं तो पुनः कठोर पदार्थ जिप्सम बना लेता है। देखो कैसे? अगर आप अभी इसको गर्म किया तो ये मिला, जब इसमें आप वापस से पानी मिलाओगे, पुनः पानी मिलाओगे तो वापिस ये बन जाएगा।
तो हम इसको यहाँ पर लिखी प्लास्टर ऑफ पेरिस में, या प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण होता है, एक सफेद चूर्ण होता है। इसमें पानी मिलाने पर या पानी मिलाने पर यह पुनः कठोर पदार्थ जिप्सम का निर्माण करता है। पुनः कठोर पदार्थ जिप्सम का निर्माण करता है। कठोर पदार्थ जिप्सम का निर्माण करता है। निर्माण करता है। देखो हुआ क्या, जैसे जिप्सम को गर्म किया तो हमें क्या मिला, आपको जिप्सम को गर्म किया तो हमें ये मिला। अब ये जो मिला है, अगर हम इस ये कैसा है, सफेद चूर्ण है। अब जैसे इसमें वापस से पानी मिलाओगे तो पानी मिलाने पर हमें फिर से क्या प्राप्त हो जाएगा, जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। मतलब इसी में जब पानी मिलाते हैं, जैसे CaSO4 डॉट हाफ H2O, तो वापिस इतना ही पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, हमें वापिस से क्या मिल जाएगा, CaSO4 डॉट 2H2, वापिस से जिप्सम प्राप्त हो जाएगा जब इसमें वापिस से पानी मिला देते हैं। अब देखो जो इसके उपयोग है, इसके उपयोग देखते हैं लास्ट। तो एक तो देखो डॉक्टर जो है वो टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने में, है ना, और इसका उपयोग खिलौना बनाने में, इसका उपयोग साज सजावट में, इसका उपयोग आपका सतह को चिकना करने में। डॉक्टर इस पहला उपयोग क्या है, डॉक्टर इसका उपयोग टूटी हुई हड्डी को क्या करता है, सही जगह स्थिर रखने में। टूटी हुई हड्डी को सही जगह स्थिर रखने में। दूसरा होता है खिलौना बनाने में, खिलौना बनाने में। तीसरा इसका उपयोग होता है आपके साज सजावट में, साज सजावट के सामान में। और जो चौथा उपयोग है वो है सतह को चिकना बनाने में, जैसे घरों में करते हैं ना पीओपी, सतह को चिकना बनाने में। घरों के अंदर की जाती है, आपको सभी को पता है, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस की जाती है। तो ये इसके कुछ उपयोग है। देखो सबसे पहले कुछ नहीं, इसको जिप्सम को गर्म करेंगे, गर्म करने पर हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम आपका सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ये प्राप्त हो गया। यही क्या होता है, जिप्सम। अब ये जो प्राप्त हुआ है इसमें अगर वापिस से पानी डाल देंगे तो वापिस हमें क्या मिल जाता है, जिप्सम। तो यहाँ हमारा चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट। तो ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को शेयर एवं लाइक कीजिए। धन्यवाद।